अभिनव सर पढ़ाते हैं, साइंस को आसान बनाते हैं। मैथ्स हो या कोई सवाल, सर समझाते कमाल। सुपर डुपर सुपर डुपर सुपर सुपर। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अभिनव स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। हाउ टू राइट एनी केमिकल इक्वेशन। आपने देखा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है पिछली वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लिखेंगे कैसे, किस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। उसके साथ हम जो है बैलेंसिंग को पढ़ेंगे, बैलेंसिंग क्या होती है, ठीक है, और भी कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आज हमें पढ़ना है वो हम पढ़ने वाले हैं कि भैया अगर कोई केमिकल इक्वेशन में उनको एटम को किस हिसाब से लिखा जाता है, किस तरीके से हम उसे लिखते हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है आइए समझते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ को पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस ये क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, किसी भी रिएक्टेंट का जो मास है, ठीक है, उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कोई मास है, सपोज दैट हमारे पास ये ब्लूटूथ कनेक्टर है, ठीक है। ब्लूटूथ कनेक्टर पहले किसी न किसी सिस्टम से जुड़कर बना होगा, तो उसका कुछ ना कुछ मास रहा होगा। तो मास जो है ना तो लॉस हो रहा है ना तो उसकी समाप्ति, ना तो लॉस हो रहा है ना तो उत्पन्न हो रहा है। मतलब कि ना तो वो क्रिएट हो रहा है ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्या बात क्लियर है? तो ना तो क्रिएट हो रहा है ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब इससे जो जिस भी एलिमेंट का इसमें यूज हुआ है उससे मिलकर बना है ये, तो वो सारे मास इसमें कन्वर्ट हो गए। बस क्या होते, मतलब वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ये चले जाते हैं। मतलब कि जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे मैंने कहा, मान लेते हैं हाइड्रोजन रिएक्ट करने आता है ऑक्सीजन के साथ, दोनों गैसेस है आपको पता है। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने आएगा तो इसका जो भी मास होगा और इसका जो भी मास होगा वो वाटर के मास के बराबर होगा। मतलब आपने समझा कि मैंने समझाया ना कि जैसे ब्लूटूथ कनेक्टर जिससे बना है वो एलिमेंट का कुछ ना कुछ मास रहा होगा। अब ये ब्लूटूथ कनेक्टर बन गया तो मास उन दोनों का एडिशन बराबर ये हो गया। तो वैसे ही मास ऑफ H2, मास ऑफ H2 बराबर प्लस मास ऑफ O2 बराबर होगा मास ऑफ 2H2। ध्यान रखिएगा, मास ऑफ 2H2O। ये क्या है? तो यही है कि मतलब मास कुछ ना कुछ इसका हुआ, इसका कुछ ना कुछ मास हो और लास्ट में कुछ मास प्राप्त हो जो कि इक्वल होगा। मतलब देखो, इससे मिलकर कन्वर्ट हो वाटर में। डिस्ट्रॉय हुआ क्या? डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, पहले इसका कुछ ना कुछ मास था, है ना। अब इसका भी कुछ ना कुछ मास था। अभी जब वाटर बना तब इसका कुछ ना कुछ मास आया। और कौन सा मास आएगा? इसका और इसका मास का सम करके वह मास आता है। तो मास ऑफ H2 प्लस मास ऑफ O2 बराबर मास ऑफ 2H2O होता है। ध्यान रखिएगा कैसे आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कोई भी हमारा प्रोडक्ट हो, रिएक्टेंस हो, किसी भी चीज का मास ना तो क्रिएट हो सकता है, ठीक है, ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको हम चेंज कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ध्यान रखिएगा, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। पहले इसका जो है डिफिनेशन नोट करिए। इसके अंदर जो भी चीजें आती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। तो क्या कहता है, मास कैन नाइदर क्रिएटेड, मास कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, ठीक है। यहां पर हम आगे लिख लेते हैं, जगह नहीं है। नॉट डिस्ट्रॉयड, मास कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस उसे क्या किया जा सकता है, इट
हिट का मतलब इसका मास है, ठीक है। अब किसका मास, देखो आपको एक चीज और पता होगी, मैंने बताया था कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें दो चीजें होती है, एक रिएक्टेंस जो जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और एक होता है प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट के रिएक्शन के केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं। समझ में आई बात? तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में क्या कैसे लिखते हैं, जो इस एरो के यहां पर लेफ्ट हैंड साइड वो है हमारे रिएक्टेंट्स, ये सारे क्या है रिएक्टेंट्स हैं, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें मिल क्या रहा है वाटर, तो वाटर क्या है प्रोडक्ट। तो इसका तो जो मास ऑफ, हमने वही चीज तो बताया, मास ऑफ द सम ऑफ द मास ऑफ द सम ऑफ द मास ऑफ, या मैं ऐसा बोलूं द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, जितने भी मर्जी उतने हो सकते हैं। रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, mass can neither created nor destroyed in a chemical reaction, the total mass of reactants is equal to total mass of product। मतलब मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे केवल वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले रिएक्टेंट की तरह था, इन दोनों का अलग अलग था, अभी वो एक के अंदर ही जाकर टोटल मास चला गया। ठीक है, अब H2O का टोटल जो मास होता है आपको बता दो 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम, ध्यान रखिएगा। अभी कैसे आता है मैं आपको आगे बताऊंगा, वैसे आप क्लास 9th में सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बट मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताऊंगा, जहां पर मैं बताऊंगा हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे भी किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है, हाउ टू राइट एनी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा सा ही बात करेंगे केमिकल इक्वेशन। आपने पहले ये बात कर ली केमिकल इक्वेशन को लिखना कैसे है। इसके लिए हमें देखना होगा कि कौन कौन से हमारे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको एक साइड प्लस के थ्रू लिखेंगे। तो इधर हमारे मान लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके साथ वाटर होना है ना। तो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये जो पार्टिसिपेट करेंगे इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो दूसरे साइड जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब एक पढ़ने वाले हाउ टू राइट एनी केमिकल फार्मूला। तो किसी भी केमिकल फार्मूले को हमें कैसे लिखना होता है आइए समझते हैं। इसके लिए आपको पता होनी चाहिए बैलेंसी। तो बैलेंसी कैसे निकालते हैं आपको मैं समझा देता हूं। ठीक है, बैलेंसी निकालने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, जो हमारे 2 8 18 32, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो इनको अपने 8 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना होता है, मतलब 8 पूरा फुलफिल करना होता है। ठीक है, अब इनको अपना पूरा 8 फुलफिल करना होता है, बट जब फुलफिल नहीं कर पाते तो या तो वो इलेक्ट्रॉन फुलफिल कैसे करेंगे, फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो उनको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा या तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना पड़ेगा, है ना। अपने क्लासेस को फुल करने के लिए देखो 4 क्लासेस होती है, KLM KLMN। ठीक है, ये 4 होते हैं। तो K में 2 होता है, L में 8, M में 18 और 32 N में होता है। क्लियर है बात। तो सबको अपना 8 कंप्लीट करना होता है। तो हाइड्रोजन देखो पहले सबसे पहले इसको फिल करेगा। अब देखो 1 प्लस भी बना सकता है 1 माइनस, लेकिन जनरली क्या बनता है 1 प्लस। 1 माइनस की कंडीशन कब आती है, अगर आप इस पर वीडियो चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगा। अब इसका चलो मैं ऐसे हाइड्रोजन हीलियम की चेक कर लेता हूं। हीलियम में 2 पूरा फिल मतलब इसको कोई जरूरत नहीं, तो इसका कितना होगा, इसका 0 बैलेंसी है। क्या बात क्लियर है। तो बैलेंसी का मतलब है कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, स्टेबल का मतलब क्या, वो किसी के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे या तो इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा या तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना पड़ेगा।
अब रिसीव कब करेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर देखो टोटल हमें 8 कंप्लीट करने होते हैं, अगर हमें 4 से मोर देन, अगर हमें 4 से ज्यादा हमें नंबर दिए गए इलेक्ट्रॉन के, 4 से ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना है। क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करोगे। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन रिसीव करो तो इलेक्ट्रॉन माइनस, और रिसीव कर रहे हो तो माइनस चार्ज आपके पास आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है तो क्या बनेगा, माइनस का बनेगा कि नहीं बनेगा। आइए समझते हैं, अगर 4 से कम है, 1 मिनट, अगर 4 से क्या है बेटा, अगर 4 से कम है तो क्या करना है, ध्यान समझिएगा, अगर 4 से कम है तो आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, डोनेट करना है, या मैं बोलूं गिव करना है। क्या करोगे, गिव करोगे। तो गिव करके क्या बनाएंगे, अपने आप को स्टेबल बनाते हैं। स्टेबल क्या होते हैं, नोबेल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं। नोबेल गैसेस पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो हर एक एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में अपने आप को 18 ग्रुप की तरह बनाना चाहते हैं, 18 ग्रुप की तरह बनाना चाहते हैं। क्या बात क्लियर है। तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ता है, इन सारे सेल्स को फिल करना पड़ता है। इनको सेल्स बोलते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, ये 4 सेल है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अब आगे हम देखते हैं बेरिलियम का कितना होगा। बेरिलियम के लिए चेक करते हैं, बेरिलियम का होगा 2,2। बताओ 2, अब इसको 2 हटाना आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन देना कि 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो देखो इससे अच्छा है कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर अपना निकालेगा, देगा, तो क्या बनेगा, तो इस पर बी पर कितना आएगा, बी पर प्लस का 2 आता है, ध्यान रखिएगा, B2 प्लस आएगा, है ना। हीलियम पर कितना आया सर, हीलियम पर देखो, हीलियम को मैंने कितना बताया था, 2,1, ओके, सॉरी 2, तो 2 तो यहां पर 0 है, यहां पर कितना है, 0 है इसकी बैलेंसी। अब बेरिलियम की है कितनी है, 2,2, तो मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन देखो 8 कंप्लीट करने के लिए 6 चाहिए, तो 6 लेना आसान है या 2 देना, तो 2 गिव करना बढ़िया है, ठीक है। इसने 2 गिव कर दिया तो बेरिलियम का, इसलिए इस पर प्लस आ गया। जो डोनेट करता है, देखो जो रिसीव कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है भाई, उसके पास इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, और इंक्रीज होने का मतलब माइनस चार्ज बढ़ रहे हैं, तो उस पर इफेक्ट किसका आएगा, माइनस का ही तो आएगा, इसलिए उस पर चार्ज जितना बढ़ता है उतना ही माइनस का लगा दिया जाता है। लेकिन अगर हम किसी को दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, और डोनेट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे जो है नेगेटिव चार्ज कम हो रहे हैं, तो एक्सेस किसका बढ़ रहा है, एक्सेस किसका बढ़ रहा है, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज का बढ़ रहा है, इसलिए प्लस का लगा देते हैं, ठीक है। बेरिलियम पर 2 प्लस का, और हमेशा इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही ये सारी चीजें डिसाइड होती है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, के सेल में 2, एल सेल में कितने, मैक्सिमम 8, एम सेल में 18, एन में 32, ध्यान रखिएगा। जैसे बेरिलियम बोरान आता है, बोरान कितने पर आता है बेटा, 5 पर आता है, तो 5 के लिए कैसे आता है, ध्यान समझिएगा, 5। अब 5 के लिए कैसे करेंगे, तो हमें हमेशा ध्यान रखना एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही करना होता है। एटॉमिक नंबर है तो सबसे पहले इसमें भरो, 2 भर दिया, अब इसमें कितना भरोगे, 3 भरोगे बेटा, 4 से कम है ना, तो अगर 4 से कम है तो क्या करना, बढ़िया है, इलेक्ट्रॉन देना कि इलेक्ट्रॉन लेना, भैया इलेक्ट्रॉन को दे दो, मतलब इलेक्ट्रॉन को गिव कर दो, तो इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाओ। तो इलेक्ट्रॉन डोनर से आप पर क्या आ जाएगा, देते हैं तो प्लस का चार्ज आ जाता है, तो बी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है, आगे समझते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। 1 मिनट, लिथियम का मैंने नहीं चेक किया, लिथियम का भी चेक कर लेते हैं। लिथियम का अगर देखेंगे तो इसका होता है 2,1। अब इसको 1 देना आसान है कि 1 लेना, तो भैया 1 दे दो, बढ़िया आसान है ना, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिल हो जाएगा और एकदम स्टेबल हो जाएगा। तो Li पर कितना आ जाता है, Li पर अपना 1 देकर कैसे बना लेता है, यहां पर अगर 1 प्लस आएगा तो इसका मतलब इसका कितना हो गया, 2,0, मतलब ये वाला सेल जो है खत्म हो गया। क्लियर है बात। तो इस पर इसलिए Li पर 1 प्लस का चार्ज आ गया, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। क्या बात क्लियर है, कैसे निकाल दे, आपने क्लास 9 में पढ़ा है, इसलिए मैं बस अब फॉर्मूला लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। अब आगे समझेंगे फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, इससे पहले आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। मैं बेरिलियम के बाद में आपको और समझा देता हूं। यहां पर देखिए, अगर मैं बोरान हो गया, उसके बाद कार्बन का होता है 2,4। अब सर आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है, सर 4 आया तो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो जुड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, कि 4 देना भी है 4 लेना भी है। तो सबसे ज्यादा इसको अच्छा लगता है कि भैया हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को हम रिसीव करेंगे। क्लियर है, तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, तो इस पर इसलिए सी का हम जनरली लिखते हैं कि सी पर 4 का माइनस चार्ज आ गया है, माइनस का 4। क्या बात क्लियर है, क्योंकि 4 देना इसके लिए आसान बन जाता है अधिकतर कंडीशंस में। क्या बात क्लियर है, ऐसे मैं 10 तक बात कर लेता हूं, उसके बाद आप खुद ही चेक कर सकते हो। आपने बैलेंस ही पढ़ी होगी चैप्टर नंबर जो है 1 में, हाँ चैप्टर नंबर केमिस्ट्री का, जो चैप्टर नंबर वैसे फिजिक्स से पहले आता है, हाँ तो चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ी होगी, 1 में नहीं, सॉरी, ठीक है। अब आगे समझते हैं। कार्बन के बाद क्या आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन का 7 होता है, तो बेटा इसका करेंगे तो 2,5 आएगा। अब 5 बताओ, 3 देना आसान है
ओ सॉरी 5 देना आसान है या 3 लेना, तो भैया 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के लेना बहुत बढ़िया आसान है। तो मैं उसने 3 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो क्या आएगा, 3 का माइनस चार्ज आ जाएगा। अब आपने एक बात और समझी कि अगर हम लगातार चलते रहे, अगर हम क्या करें, लगातार चलते रहे, तो यहां पर जो चार्ज है अगर 4 तक पहुंच गया तो 4 के बाद ऑलवेज वो निगेटिव में आएगा, 4 के पहले जितने भी लास्ट में आएंगे तो वो पॉजिटिव में उतना ही लिख देते हैं। क्या बात क्लियर है? तो n पर 3 का माइनस आ गया, तो बताओ ये स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? आप चेक करेंगे तो यहां पर ये स्टेबल हो जाएगा। ये देखते हैं यहां पर कैसे स्टेबल हो गया, देखिए n3 माइनस आया तो यहां पर कितना हो गया 2, और यहां पर कितना हो गया 8। देखो इसके जो है 8 पूरे कंप्लीट हो गए ना, क्लियर है बात? तो आप ऐसे जो है बैलेंस ही निकाल सकते हो। तो बैलेंस ही निकाल लिए, बैलेंस ही निकाल लिए। तो अब हम समझते हैं कि कैसे किसी भी केमिकल फॉर्मूला को हम लिखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए बच्चों, आगे समझते हैं कि अब फॉर्मूला कैसे लिखना है। तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं डायगोनल फॉर्मूला। डायगोनल फॉर्मूला में करना क्या है, सबसे पहले आपको एलिमेंट की बैलेंस उसके नीचे लिख देनी है। ठीक है सर, हाइड्रोजन का कितना प्लस का 1 और ऑक्सीजन का कितना, मैं जैसे वाटर के लिए बनाना चाहता तो ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा माइनस का 2, अगर आप चेक करेंगे, ठीक है माइनस का 2। अब यहां पर आप ऐसे करिए, अब आप जो है डायगोनल फॉर्मूला का मतलब आप जो है डायगोनल के तरीके से आप जो है उसके नीचे नंबर ऑफ एटम लिख सकते हैं। जैसे यहां पर देखो इधर H यहाँ 2 है, तो ऑक्सीजन का कितना लिया 2, और ऑक्सीजन के नीचे कितना आएगा O आएगा, तो O के नीचे कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो H2O फॉर्मूला बन गया। ऐसे कार्बन का कितना होता है, कार्बन का हम लेते हैं माइनस का 4, है ना। लेकिन अगर हमें ऑक्साइड बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पर प्लस का 4 लेते हैं। हमने बताया था दोनों कंडीशन हो सकती है। तो यहां पर ऑक्सीजन के लिए क्या लेंगे, माइनस का 2 आपने देखा, तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए C2O4 बनना है, C2O4। अब एक बात और कंडीशन यहां पर ध्यान रखिए, अगर आपको कभी ऐसा दिखे कि कोई एक कॉमन नंबर हो सकता है, तो आप उस नंबर को वहां से कट मतलब हटा सकते हैं, उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर 2 से 2 1 बचेगा, CO2 फॉर्मूला बन गया। क्या बात क्लियर है? डिवाइड नहीं करना, बस ऐसे फॉर्मूला, ये सही तरीका नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सही तरीका नहीं है, ये तरीका सही है। मतलब कोई कॉमन नंबर भी नहीं दिखना चाहिए, अगर दिख रहा है तो हम इसी तरीके से हटा देंगे। अगर मैं आपकी बात करूं, अगर मैं ये ले लूं Na, सोडियम जिसका होता है +1, क्लोरीन का होता है -1, तो इसलिए यहां पर फॉर्मूला आ जाता है NaCl। क्या बात क्लियर है? फॉर्मूला कैसे लिखना है, कोई भी कब तो हमें फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला कैसे आता है, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो फॉर्मूला लिखने के लिए हमें सबसे पहले उसकी बैलेंसी को नीचे लिखना पड़ता है। हमने बताया बैलेंसी क्या होती है, बैलेंसी का मतलब कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट टू रिसीव और डोनेट एनी इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बैलेंसी। क्लियर है? मैंने बताया था, तो अभी मैंने थोड़ा पहले बताया, तो ठीक है। तो अब अगर हम और फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, तो अगर मैं बोलूं आपके लिए कि नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, अभी आपने देखा नाइट्रोजन का होता है -3 और हाइड्रोजन का होता है +1 जनरली। ठीक है, तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NH3। क्या बात क्लियर है? NH3। ठीक है, अब इस सबके नाम, इसको वाटर बोलते हैं, आपको पता ही है। और ये क्या है बेटा, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको ये भी पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला है NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अगला है NH3, जिसका होगा अमोनिया। जिसका क्या होगा, अमोनिया होगा। क्या है बात क्लियर है? डायगोनल फॉर्मूला बना, डायगोनल तरीका कैसे लगा, डायगोनल फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है, डायगोनल, सॉरी ये डायगोनल कॉन्सेप्ट लिखना था, डायगोनल फॉर्मूला नहीं। तो डायगोनल कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होता है। तो डायगोनल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला रूल क्या है कि हम उसकी बैलेंसी लिखेंगे, उसके बाद डायगोनल से जो है फॉर्मूले, उसके नीचे नंबर ऑफ एटम, वो नंबर लिख देंगे जो नंबर हमें दूसरे वाले एलिमेंट के नीचे लिखा हुआ है। क्या बात क्लियर है? ऐसे ही हम कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, अब आपके मन में एक और प्रश्न आएगा कि अगर अगर 3 एलिमेंट है,
तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले दो दो का पेयर बनाना होगा। तो दो का पेयर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बढ़िया रहेगा। तो Na का +1 होता है, ठीक है। NaOH कैसे आता है, Na और OH से फॉर्मूला बनाना है। Na का कितना, +1, और O का कितना होता है बेटा, -2 होता है, और H का कितना होता है, +1। तो ये कितना बनाएंगे, तो देखो इनका टोटल बैलेंस ही चेक करना है, ठीक है। -2 +1 कितना, -1 बनेगा। अब -1 बनेगा तो बेटा यहाँ भी -1 हो गया, तो OH के लिए क्या लिख दे सकते हैं, -1। तो क्या बन गया फॉर्मूला, NaOH। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो है प्लस माइनस हमें नहीं लिखना है, बस हमें केवल ये जो नंबर ऑफ बैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे वही नंबर उसके दूसरे वाले एलिमेंट के नीचे लिख देना है। क्या ये बात क्लियर है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो मैं आपको बहुत सारी चीजें आगे सिखाने वाला हूं, तो आपको मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तो आप जो है मेरी क्लास में रेगुलर बने रहिए। तो अभी मैं और आगे कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं इस वीडियो में। देखिए अब हम आगे बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं हमने भोजन किया, हमने भोजन कर लिया। अब हमने भोजन का प्रोसेस किया है ना, अब फूड के अंदर एनर्जी थी, अब वो एनर्जी मेरे अंदर ट्रांसफर हुई, फिर वो एनर्जी या ट्रांसफर मैं अपने वर्क में करूंगा, मैं अपने वर्क में करूंगा, तभी तो वर्क कर पाऊंगा। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा भाई, मैं और भी कई सारे काम नहीं कर पाऊंगा। वैसे ही यहां पर जब हम रिएक्शन करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने किया हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो ये क्या बनाता है बेटा, वाटर बनाता है। बिल्कुल सही बात है सर, बनाता है ना। अभी और मेरी बात समझिए, क्या जितनी एनर्जी हमें भोजन से मिली उतनी, मतलब जितना अच्छा हम भोजन खा रहे हैं, इसका मतलब ये बोले कि जितना अच्छा, जितना जो है शुद्ध भोजन हम खा रहे हैं उतना ही ज्यादा हमें एनर्जी महसूस होगी। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। वैसे ही मतलब जितनी एनर्जी उसकी है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जितनी एनर्जी उस फूड की उतना ही एनर्जी मेरे शरीर को, बॉडी को धीरे धीरे मिलेगी, ठीक है। वैसे ही मैं कहूं कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन बन रहा है, तो H2O जो बनेगा, H2O जो बन रहा है उसमें पहले मान लेते हैं हाइड्रोजन का कुछ ना कुछ मास रहा होगा और ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ मास रहा होगा, और वही मास वाटर के इक्वल तो होगा। जैसे मैं कहूं कि भैया अगर 10 ग्राम चीनी लो और 100 ग्राम वाटर लो, तो बताओ टोटल कितना, शरबत में कितनी चीनी और कितनी वाटर, टोटल कितना ग्राम है टोटल, तो 110 ग्राम आएगा। आप चेक कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर वाटर बना रहा हूं, तो अगर ये मैंने 1 ग्राम लिया, अगर मैंने इसको 1 ग्राम लिया, तो ये कितना ग्राम होना चाहिए, ये 2 ग्राम होना चाहिए। ये मतलब हुआ, क्या बात क्लियर है, मतलब टोटल जो मास होगा रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का इक्वल होना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्वल होना चाहिए। मतलब सम ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक ठीक है। तो यहां पर इसलिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब कि नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब जो रिएक्टेंट्स के एटम्स हैं, एटम्स क्या है सर, एटम्स जो इसके नीचे लिखे होते हैं ये नंबर ऑफ एटम होते हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, जो किसी भी एलिमेंट के नीचे जो लिखा होता है नंबर, वो होता है नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट्स के हैं, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट के कंपाउंड में भी होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें भी होना चाहिए। तो हाइड्रोजन में 2 है, ऑक्सीजन में 2 है, तो लेकिन इसमें H2O, इसमें तो 2 है हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन एक ही है। तो इसी को कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एटम, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ reactants is equal to number of atoms of every element
ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसके, प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट, एक एलिमेंट एवरी एलिमेंट के जितने रिएक्टेंट्स हैं, मतलब जितने एटम्स है, सॉरी जितने एटम्स है हर एक एलिमेंट के, उतने ही एटम प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार, जो आपने अभी पढ़ा था कि मास को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही पैदा कर सकते हैं, ना ही मतलब उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, बस उसे वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मास रहा होगा वो बन के जब वाटर बना तो ये मास, इसका मास और इसके मास के इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल कब होगा, तो सबसे पहले हमें जरूरी होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को समझना। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रहेगी तो मास हमेशा दोनों तरफ का इक्वल आएगा, इसका और इसका सम करेंगे तो जो आएगा आंसर उन सबका मास इक्वल आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, पहली बात समझ में आ गई कि भैया रिएक्टेंट्स के अदर इधर जो एलिमेंट है इधर इधर होने चाहिए भी इक्वल। तो देखो अब बैलेंस है क्या, अब मैंने एक इक्वेशन बना दी, देखो यही वाली, क्या अब ये बैलेंस है। पहले इसको देखते हैं, इसमें देखो हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स की तरफ देखो कितना है बेटा, इधर हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स की तरफ कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, इधर कितना है, 2 है, लेकिन ये तो इक्वल है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्लियर है। बैलेंस का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है। तो यहां पर समझते हैं, अब यहां पर हमने बैलेंस कर दिया, अब बैलेंस कैसे करते हैं मैं ये भी सिखाऊंगा। तो बैलेंस करना क्यों जरूरी है, पहली बात ध्यान समझिए भैया, मास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने अभी पढ़ा था, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था कि मास को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म हम बना सकते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का कुछ ना कुछ मास रहा होगा, ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ मास रहा होगा, जब वाटर बना तो इन दोनों के मास का सम इसके मास के इक्वल होना चाहिए। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसकी जो प्रॉपर्टी है कहती है हमें बैलेंस करना क्यों जरूरी है, तो बैलेंस करना इसलिए जरूरी है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स और इक्वल टू द सम ऑफ द, यहां लिख देते हैं द सम ऑफ द mass of reactants equal to mass of sum of the mass of product। मतलब रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। अब इसमें बैलेंसिंग विचन कर लेते हैं। देखो अब ध्यान रखना, जो नंबर लिखते हैं इसको हम बोलते हैं कि मोल, ठीक है। अब मोल क्या होते हैं सब 11th क्लास में पढ़ोगे, छोड़ो बस, ठीक है। ये बैलेंसिंग के लिए जो नंबर यूज करते हैं, कैसे करते हैं बैलेंस, ये मैं भी सिखाऊंगा। तो 2 है तो इसमें कितना 2, इसका मल्टीप्लाई होता है, 2 2 जा 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है बेटा, 2 है। इधर चेक करो हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2 2 जा 4 है ना। अब देखो कंपाउंड में जो नंबर आगे है उसमें सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे उसके नंबर ऑफ एटम से। तो इसमें 4 है, 2 2 जा 4 और 2 यहाँ 1 है, जहां कुछ नहीं वहां 1 होता है, तो ऑक्सीजन का कितना है 2 ही हो गया, ऑक्सीजन का 2 ही हो गया। क्या ये बात क्लियर है। तो ऐसे कैसे करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये मैं भी समझाता हूं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं बेटा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या, ध्यान समझिएगा। मैंने कहा कि चलो मैं कहता हूं कि जो है तुम एक दीवार पर फोर्स लगा रहे हो, एक दूसरा बच्चा भी दीवार पर आ गया फोर्स लगाने, ये दीवार है, अब इस दीवार पर मैं भी फोर्स लगा रहा हूं, मैं इस मार्कर से भी मैं भी फोर्स लगा रहा हूं। तो ये जो दोनों का फोर्स है इस सतह पर पड़ रहा है एक साथ। क्लियर है बात। तो वैसे ही अगर मैं कहूं कि मान लो मैं चीनी को पानी में डालकर, मान लो मैंने 100 ग्राम चीनी ली और 100 ग्राम चीनी को मैंने पानी में डाला 1 लीटर पानी में, तो टोटल जो उसका वेट आएगा, जो लीटर में वेट आएगा वो आएगा टोटल 1100 ml, 1100 ml। क्लियर है। कितना आएगा 1100 ml। मतलब जो पहले था आपने जिसको कंबाइन किया उसका सम कर दो और जो बना उसका सम हमेशा इक्वल होता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसीलिए हमें लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जहां पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट। इसी को कहते हैं कि एक कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना होता है, जिससे हम ये दिखा सके कि कोई जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास है सभी जो है एलिमेंट के
मास को या कंपाउंड के मास को ऐड करने पर, वो बाद में जो प्रोडक्ट बना है उनके सभी के मास को ऐड करने पर हमेशा बराबर दिखाना होता है। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यहाँ अप्लाई करते हुए हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो अब आगे हम सीखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम सीखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा टाइम कम था इसलिए मैंने इसमें बैलेंसिंग कैसे करते हैं इसको मैंने नहीं बताया। मैं अगली वीडियो में आपके लिए ये सारी बातें लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।